हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे युग्मक जनन। पिछले के दो वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की संरचना किस तरह से होती है, वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि मनुष्य में जो जनन की क्रिया होती है उसमें युग्मकों का निर्माण किस तरह से होता है। तो जो मेल होंगे, पुरुष होंगे, उनके अंदर स्पर्म का निर्माण होगा, जबकि जो फीमेल होगी, मादा होगी, स्त्री होगी, उसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होगा। लेकिन ये जो शुक्राणु और अंडाणुओं के जो निर्माण की प्रक्रिया है, दोनों में अलग अलग तरीके से होती है। तो अंडाणुओं और शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को ही हम लोग खास रूप से क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणुओं के बनने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाएगी, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगी। अब बात आती है कि अगर हम बात करें मेल के केस में, पुरुष के केस में, तो पुरुष के केस में इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस कहलाएगी। अगर ये युग्मक जनन की प्रक्रिया फीमेल के अंदर होगी तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसे कहेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन इसका नाम दे देते हैं। बात आती है कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं पुरुषों में, वो हमने आपको बताया है कि वृषण होता है। तो वृषण के अंदर ही जो टेस्टिस होते हैं, अंडकोश होते हैं, उसी के अंदर पुरुषों में खास रूप से जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसी के अंदर होता है। जबकि जो स्त्रियां होती हैं उनमें अंडाशय जो होता है वो मुख्य रूप से गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फीमेल में जो अंडाशय होती है, ओवरी जो होती है, वहाँ पर क्या होगा कि अंड कोशिका का निर्माण होगा, फीमेल गैमेट्स का निर्माण होगा। और ये प्रोसेस चाहे मेल के केस में युग्मक का निर्माण हो, चाहे फीमेल के केस में युग्मक का निर्माण हो, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस। प्रायः इसमें क्रमशः हम क्या करते हैं कि नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न होते हैं। तो ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें नर युग्मक क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, जबकि जो मादा युग्मक है वो क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। तो नर युग्मक का नाम हम रख देते हैं शुक्राणु, स्पर्म, और मादा युग्मक का नाम रख देते हैं अंडाणु अर्थात ओवम। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो जो मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस, या फिर आप नॉर्मली दोनों को कॉमन रूप से गैमेटोजेनेसिस ही केवल कहिए, युग्मक जनन ही कहिए, तो दोनों में अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, जो जन्म कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं हैं, उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन में जो प्रोड्यूस होती हैं वो जन्म कोशिकाएं, अगर उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो उनमें होगा मियासिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 कोशिकाएं का निर्माण होगा। अब ये जो 4 नई कोशिकाएं बनेंगी, किसी एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं जो बनेंगी, उन चारों नई कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 23। अब यहाँ पे इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो पहले की कोशिकाएं होंगी, जन्म कोशिकाएं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में जो कि नए गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगी, उनमें बेसिकली क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा डिप्लॉयड अर्थात द्विगुणित होगा। जबकि जो नई कोशिकाएं गैमेटोजेनेसिस के पश्चात बनेंगी उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कैसा हो जाएगा, हैप्लॉयड, अर्थात ये n होगा, हैप्लॉयड नंबर होगा, अगुणित कोशिकाएं होंगी। जबकि जो पहले की कोशिकाएं थी वे द्विगुणित कोशिकाएं। द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46, जबकि इसमें कितनी हो जाती है, 23। तो इस तरह से मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस में जो नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। अगले पेज पे हम देखेंगे कि जो मानव में वृषण होते हैं, खास रूप से इसमें जो अपरिपक्व
नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, नर मतलब मेल जर्म सेल होती हैं, वो शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया, इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, शुक्राणुजन या फिर इसी को स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। मतलब अगर कई कोशिकाओं की बात होगी, लेकिन अगर किसी एक सिंगल सेल की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में उस कोशिका को जो कि शुक्राणु का निर्माण कर सकती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो शुक्रजन की प्रक्रिया होती है, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया हो रही है उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, या फिर इसी को मेल गैमेटोजेनेसिस भी कहेंगे। अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा उत्पन्न शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के पश्चात जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, इनकी शुरुआत किशोरावस्था में, यंग स्टेज में शुरू हो जाती है। तो नियर अबाउट जो मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनमें जो शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है वो 14 से 16 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। अर्थात एक जो मेल होता है वो 14 से 16 वर्ष की आयु में वो पिता बन सकता है, पर इसके लिए कानूनन एक उम्र निर्धारित की जाती है कि वो 21 साल के बाद ही वो विवाह कर सकता है और वो पिता बनने योग्य होता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि बेसिकली वो 14 से 16 वर्ष की आयु में वो पिता तो बन सकता है, लेकिन उसकी जो जर्म कोशिकाएं होती वो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं, उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी उतना अच्छे से नहीं हुआ रहता है। इस वजह से जो कानूनन एक उम्र निर्धारित की गई है वो लड़कों के लिए या पुरुष के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी तरह से जो फीमेल होती है उसमें जो युग्मक जनन की क्रिया होती है, oogenesis की जो प्रक्रिया होती है या फिर अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है वो 11 से 13 वर्ष की आयु में ही शुरू हो जाती है। मतलब मैच्योरिटी जो उसमें खास रूप से मैच्योर साइकिल होती है वो शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis की प्रोसेस इस जो फीमेल होती है उसमें गर्भावस्था में ही शुरू हो जाती है। गर्भावस्था में ही अंड कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो चुका होता है, जो बाद में मियोसिस सेकेंड वाली स्टेज में जाके रुकी रहती है। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा कि जो फीमेल होती है उसमें जो मैच्योरिटी की एज होती है वो 11 से 13 वर्ष में वो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, अर्थात वो एक फीमेल जो होती है वो माँ बनने योग्य हो जाती है। पर इसके लिए भी जो कानूनन एक उम्र का निर्धारण किया गया है वो मिनिमम 18 वर्ष किया गया है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि 18 वर्ष की आयु तक जो एक स्त्री होती है उसका पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास हो चुका होता है। तब वो अगर एक बच्चे को जन्म देती है तो वो स्वस्थ होता है, और इस उम्र से पहले अगर किसी बच्चे को वो जन्म देती है या वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर पे या उसके मानसिक स्थिति पे एक दुष्प्रभाव पड़ता है, साथ ही उसके बच्चे पे भी उसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है मेल के अंदर वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सब क्या होता है, तो जब मैंने आपको टेस्टिस के विषय में बताया था, वृषण के विषय में बताया था, तो उसका एक सेक्शन आपको दिखाया गया था फिगर में, एक काट दिखाई गई थी। उसमें नॉर्मली आप देख रहे थे कई तरह की उलझी हुई नलिकाएं दिख रही थी, मतलब पूरी तरह से आपको उलझी हुई नलिका दिख रही थी, और वही जो टेढ़ी मेढ़ी उलझी हुई नलिकाएं दिख रही थी उसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो उन्हीं नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जैसे हम अभी ऐसे यहाँ पे अगर एक रफ डायग्राम बनाएं, यहाँ पे नॉर्मली जैसे एक टेस्टिस हो गया तो इसके अंदर इस तरह से ऐसे उलझी हुई नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं के अंदर ही क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इन्हीं नलिकाओं को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे, और इसी के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्र जनन की जो क्रिया होती है वो मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में पहले तो वृद्धि होती है, इसमें तो संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद जो शुक्राणुजन द्विगुणित पहले तो रहेगा, तो पहले कोशिकाएं जो कि स्पर्मेटोगोनिया होगा उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होगा तो आपको पता है उसके जैसे कई सारे स्पर्मेटोगोनियम सेल बन जाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। फिर वो बाद में क्या करेगा,
अब जब वो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी, क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे। परंतु कुछ शुक्राणु समय समय पर क्या करते रहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया भी करते रहेंगे। जब उसमें स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम सेल क्या करेंगी, मियोसिस डिवीजन करेंगी, मियोटिक डिवीजन करने लगेंगी या फिर अर्धसूत्री विभाजन करने लगेंगी, जिसके द्वारा उसमें नए गैमेट सेल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। अब इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जो नई कोशिकाएं बनेंगी अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू, उन्हें हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब बाद में क्या होगा, जब एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो इसी को न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाएगा। और जब ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा कर लेती है तो इस कारण से ये नॉर्मली क्या करेगी, दो समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। जब ये दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना कर लेगी या फिर निर्माण कर लेगी, तब इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। तो आपको पता होगा 11th क्लास में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि जो मियोसिस डिवीजन होता है वो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक सिंगल कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। जब ये एक कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी तो इन्हीं 2 कोशिकाओं को हम लोग क्या कह रहे हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कह रहे हैं। और बाद में यही 2 कोशिकाएं जो होंगी फिर से ये 4 नई कोशिकाएं बनाएंगी। किस के थ्रू, मियोसिस सेकेंड के थ्रू। जब ये मियोसिस सेकेंड के थ्रू 4 नई कोशिकाएं बनाएंगी तब इनका नाम पड़ेगा स्पर्म। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब इस प्रकार जो नए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे तो उनमें क्या होगा कि वो फिर से मियोसिस सेकेंड करने के पश्चात जब नई कोशिकाएं बनाएंगे तब उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होगी, 23 होगी। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं होंगी उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। वही 4 नई कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, स्पर्म सेल कहलाती हैं। इन्हीं को शुक्राणु प्रपस्व कोशिका भी कहेंगे, जो बाद में शुक्राणुजन स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू कुछ नई कोशिकाओं के साथ, कुछ न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर वो क्या बनाएंगी, सीमेन का फॉर्मेशन कर लेंगी, वीर्य का निर्माण कर लेंगी। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु जो होगा शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। और यह पूरी प्रक्रिया शुक्रजन नलिकाओं के अंदर होगी। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जब ये पूरी प्रक्रिया शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा, शुक्राणु बनने के बाद रिलीज होने लगेंगे, तो ऐसी रिलीज अर्थात बाहर निकलने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहेंगे वीर्यसेचन, स्पर्मिएशन। तो शुक्राणु बनने के बाद जो कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, मैथुन की क्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया के दौरान जब शुक्राणु बाहर रिलीज होंगे तो ऐसी प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, स्पर्मिएशन। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि शुक्रजन प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्टिंग या इसकी कब से होती है, किशोरावस्था या फिर यौनारंभ से होने लगती है। इस दौरान कुछ बदलाव होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, इस फिगर के अंदर आपको दिख रहे हैं, ये जो टेस्टिस का एक आंतरिक फिगर दिखाया गया है। इसमें ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण कर पा रही हैं। तो इसमें सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। बाद में ये शुक्राणु इस तरह से निर्मित हो जाते हैं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के माध्यम से बनते हैं, उसी के अंदर बनते हैं। और बाद में ये स्पर्मिएशन क्रिया के थ्रू मैथुन के समय ये बाहर निष्कासित होते हैं। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो ऐसा होता ही क्यों? तो हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। और वो बदलाव किस कारण से होते हैं, कैसे होते हैं? तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजियन हार्मोन
GnHR, इसे शॉर्ट में बोलते हैं, ये हार्मोन्स क्या करता है, इसका लेवल बढ़ता है, मतलब इसका सिक्रीशन हमारे शरीर में पिट्यूटरी के कंट्रोल में बढ़ने लगता है। अब आपको याद होगा इसे अधस्तेतक हाइपोथैलेमस हार्मोन भी कहते हैं। अभी क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेड्स का मतलब ही होता है जनन अंग, जनन से, तो ये क्या करेगा, जनन अंगों को एक तरह से सक्रिय करेगा, मतलब उन्हें स्टिमुलेट करने का काम करेगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में ये पूरी प्रक्रिया होगी। बाद में क्या होगा, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होगा वो पीत पिंडरक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। अब ये और इसके साथ ही पुटकोद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FSH। तो कौन कौन से हो जा रहे हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसके साथ साथ इसमें यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, ये 3 तरह के हार्मोन्स जो होते हैं ये खास रूप से इनका आपस में बैलेंस होता है, और यही हार्मोन्स अलग अलग तरह से शुक्राणुओं के रिलीज होने को स्टिमुलेट करते हैं, प्रेरित करने का काम करते हैं। अगर इसमें देखें जो LH हार्मोन होगा वो खास रूप से क्या करेगा, लीडिक कोशिकाओं पे ये कार्य करेगा, तो जो लीडिक कोशिकाएं होती है उस पर कार्य करेगा, और कुंजनों एंड्रोजन्स के संश्लेषण और श्रावण को एक तरह से ये उद्दीपित करेगा, प्रेरित करने का काम करेगा। तो जो लीडिक कोशिकाएं होती हैं उनको ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसके बदले में जो पुंजन शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, जब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है तो इसे उद्दीपित प्रेरित करने का काम कौन कर रहा है, LH हार्मोन कर रहा है। ठीक, अभी FSH हार्मोन ये क्या कर रहा है, FSH हार्मोन ये सरटोली कोशिकाओं पे काम करेगा। तो आपने देखा कि जो LH हार्मोन था वो लीडिक कोशिकाओं पे कार्य कर रहा है, कि जो लीडिक कोशिका हैं उन पे कार्य कर रहा है, जबकि जो FSH हार्मोन है वो सरटोली कोशिकाओं पे कार्य करने का काम कर रहा है। साथ ही इसमें जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है इन सभी में ये सहायता करने का काम करते हैं। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, किस तरह की होती है। तो अगर आप सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो शुक्राणु में ये मुख्य रूप से इतने भाग होते हैं, जिसमें शीर्ष या हेड, दूसरा भाग होता है ग्रीवा या नेक, तीसरा भाग इसका मध्य खंड मिडिल पीस होता है, और एक इसमें चौथा भाग भी होता है जिसे हम टेल रीजन, पूंछ वाला भाग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुक्राणु का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर शुक्राणु का आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें नॉर्मली आप ध्यान दीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये शुक्राणु का हेड रीजन है। तो हेड रीजन में ये वाला जो सबसे पहला भाग है, नुकीला सा भाग जो दिख रहा है, इसमें इसी को ये एक्रोसोम कहा जाता है। अब ये एक्रोसोम रीजन जो है ये एक तरह से जो ओवम सेल होती है, ओवम सेल जो कि जोना पेल्यूसिडा और बाकी कोशिकाओं से घिरी होती है, ये एक्रोसोम रीजन क्या करता है, जब ये निषेचन की क्रिया होती है तो इसे भेदने का काम करता है, इस दीवार को भेदने का काम करता है। साथ ही इसका जो मध्य खंड है इसमें कई सारे माइक्रोकांड्रिया पाए जाते हैं। माइक्रोकांड्रिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से जो ये टेल रीजन होता है इसको एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिससे ये तेज़ी से मूवमेंट करता है, तेज़ी से गति करता है। अब ध्यान दीजिए कि मानव में जो शुक्राणुओं की जो संख्या होती है वो नियर अबाउट 20 से 30 करोड़ के आसपास होती है। जब एक मनुष्य शुक्राणु रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज करता है, वीर्य रिलीज करता है, तो इस स्थिति में उसमें जो टोटल स्पर्म होते हैं उनकी संख्या 20 से 30 करोड़ के आसपास होती है, जिसमें से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार के होते हैं, और उनमें भी कम से कम 40% जो होते हैं वो आवश्यक रूप से जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं। तो जो शुक्राणु सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वही जनन की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही अंडाणु कोशिका को विभेदित करने का काम कर सकता है। शुक्रजन नलिकाओं से मोचित जब ये रिलीज होता है, निकलता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट तो इसे ये क्या करता है, ये शुक्राणु सहायक नलिकाओं से निकलता है, तो इसे हम लोग ट्रांसपोर्टेड कहेंगे, निकल रहा है। अब यहाँ पे शुक्राणु की परिपक्वता और गतिशीलता पूरी तरह से किस पे डिपेंड करती है, अधिवृषण, शुक्रवाहक शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथियों, इन सब पे इसकी पूरी तरह से गतिशीलता डिपेंड करती है।
साथ ही जो शुक्राणु होगा इसके साथ कुछ प्लाज्मा मिल जाती है और प्लाज्मा मिलने के बाद ये वीर्य अर्थात सीमेन का फॉर्मेशन करती है। पुरुष की जो सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां होती हैं जो वृषण हार्मोन एंड्रोजन्स को बनाए रखने का काम करती हैं, ये सभी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अभी इस सेशन में अब हम बात करेंगे अंड जनन की oogenesis की। अभी तक हमने आपको बताया कि पुरुषों में किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है पुरुषों के अंदर वो खास रूप से प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होता है, 14 से 16 साल की उम्र में शुरू होता है। अभी हम दूसरी कड़ी में देखेंगे मादा के अंदर, एक स्त्री के अंदर किस तरह से अंडाणुओं का निर्माण शुरू होता है, अंडजनन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। तो ये प्यूबर्टी में न होकर ये जन्म के समय, जब वो प्रेगनेंसी टाइम में एक जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, वो जब माँ के गर्भ में होगा, अगर वो फीमेल चाइल्ड होगा तो ऐसी स्थिति में गर्भावस्था के समय ही एक स्त्री में अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तो कैसे होता है, किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक परिपक्व जो मादा होती है उसमें युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडजनन oogenesis कहते हैं। तो ऑलरेडी मैं इसे डिस्कस कर चुका हूँ कि स्त्री में अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को अंडजनन oogenesis कहा जाता है। अंडजनन की जो प्रक्रिया जो शुरुआत होती है ये भ्रूणी परिवर्धन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही शुरू हो जाती है, जब कई मिलियन मातृ कोशिकाएं जो होती हैं, युग्मक कोशिकाएं अर्थात अंडजननी कोशिकाएं oogonia का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं जो निर्मित होती हैं यही क्या करती हैं, जन्म के बाद अंडजनी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, उनकी वृद्धि और विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन कोशिकाओं में विभाजन जब शुरू हो जाता है तो ये विभाजन अर्धसूत्री विभाजन अर्थात प्रोफेज फर्स्ट सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। तो प्रोफेज फर्स्ट होने के बाद जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट, तो ध्यान दीजिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दो स्टेज होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन में। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है पहले, तो मियोसिस सेकेंड वाली जो स्टेज होती है वो मतलब निषेचन के बाद कंप्लीट होती है। लेकिन इसमें भी जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट किस में होगा, जाहिर सी बात है मियोसिस फर्स्ट में होगा। तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होगा पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में वही होगा, बाद में वो उसी पे रुकी रहेंगी। अब इन कोशिकाओं को प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes कहा जाएगा। तो जब प्रोफेज फर्स्ट ही केवल कोशिका में कंप्लीट रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, प्राइमरी oocytes कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रत्येक प्राथमिक अंडक जो होंगे वो कणिकामय होंगे कोशिकाएं, जिन्हें जो बाद में एक ग्रेनुलेसा सेल्स के द्वारा घिरी रहती हैं। अब इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक पुटक कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। तो यही जो एक ग्रेनुलोसा सेल से जब ये घिर जाएंगे, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल से प्राइमरी अंडक जब घिर जाएंगे तब इनको हम लोग प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल नाम दे देंगे। अब इस प्रक्रिया में जो प्राथमिक पुटक होंगे वो क्या करेंगे, नॉर्मली पहले आप थियरी को देख लीजिए उसके बाद मैं चित्र को डिस्कस करता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये उस समय यौनारंभ का जब ह्रास होने लगेगा तो इसीलिए यौनारंभ के समय ये प्रत्येक अंडाशय में इनकी जो संख्या होगी वो 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक बचे रहेंगे। तो जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो पहले तो काफ़ी संख्या में ये बनेंगे, बाद में जब फीमेल चाइल्ड का जन्म होगा उसके बाद वो जन्म के पश्चात जब वो प्यूबर्टी स्टेज में आएगी, 11 से 13 वर्ष की आयु में आएगी, तो ऐसी स्थिति में जिसमें प्राइमरी फॉलिकल होंगी उनकी जो टोटल संख्या होगी वो कितनी मात्र रह जाएगी, 60 से 80,000 तक ही शेष रह जाएगी। यह प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल कोशिकाएं जो होंगी वो अधिक परतों से फिर से बाद में ये घिरना स्टार्ट कर देती हैं। अब ये एक नए थिकल स्तर से घिर जाती हैं। ऐसी स्थिति में तब इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, द्वितीयक पुटक कहेंगे। अभी ये जो द्वितीयक पुटक होगा जल्द ही एक तीसरी लेयर से घिर जाएगा, मतलब प्यूबर्टी के बाद ये तीसरी लेयर से घिर जाएगा। तब एक तरल
और जब ये तीसरी लेयर से घिरेगा तो ऐसी स्थिति में जैसे कई लेयर्स घिरती रहती हैं, ऐसे बनती रहती हैं, तो बीच में आप देख रहे हैं खाली स्पेस बच रहा है। ये जो खाली स्पेस होगा इसमें एक लिक्विड जैसा तरल भर जाएगा और इसी को हम लोग गह्वर एंट्रम कहेंगे। क्या कह देंगे? एंट्रम। तो प्यूबर्टी के बाद जो प्राइमरी फॉलिकल होगा वो सेकेंडरी एक लेयर से टर्सरी लेयर से ऐसे घिरने लगता है, तो बीच में एक खाली स्पेस हो जाता है और उसी में एक लिक्विड जैसा तरल भर जाता है, जिससे हम लोग क्या इस स्पेस को हम लोग एंट्रम या फिर गह्वर नाम दे देते हैं। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है। अब इसमें क्या होगा, प्रावरक स्तर जो थीका लेयर होगी उसमें थीका इंटरना और साथ में थीका एक्सटर्ना दो तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। अभी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो प्राथमिक अंडक होगा उसका आकार और आकृति में फिर धीरे धीरे न्यूट्रिशन की वजह से वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। बाद में फिर क्या होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अभी जाके कंप्लीट हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम प्यूबर्टी के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये असमान रूप से विभाजन करना आप बंद कर देंगे। अब इन्हें हम लोग अगुणित द्वितीयक अंडक सेकेंडरी क्या कहेंगे, फॉलिकल सेल कहेंगे। अब ये लघु प्रथम द्विध्रुवीय पिंड की रचना करेंगे। द्वितीयक अंडक कोशिका जो सेकेंडरी फॉलिकल होगा, फिर वो प्राथमिक फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल ये क्या करेंगे, पूरी तरह से पोषक तत्वों से भर जाएंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, साइटोप्लाज्म की जो मात्रा होगी वही एक तरह से इन सेकेंडरी और प्राइमरी फॉलिकल्स का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ग्राफी पुटिका होगी, ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो बाद में एक तरह से ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होगा। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होगी, अंडोत्सर्ग की जब क्रिया होगी, तो ऐसी स्थिति के कारण नॉर्मली इसमें क्या होगा कि पूरी तरह से ओव्यूलेशन के टाइम पे जो सेकेंडरी फॉलिकल होगा वो वही क्या करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे जोना पेल्यूसिडा कहेंगे। बाद में ये जोना पेल्यूसिडा एक तरह से ओव्यूलेशन के टाइम पे ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं उसके चारों तरफ कवरिंग बनाए रखते हैं और अंडोत्सर्ग जो कि आर्तव चक्र या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बाद होता है, 14वें दिन के बाद होता है। उसके बाद जो सेकेंडरी फॉलिकल होते हैं वो उसमें ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं। बाद में निषेचन की क्रिया शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की जो कोशिकाओं के में जो जर्म सेल्स होती हैं वो वहाँ पे निषेचन करने का काम करते हैं। तो इसे हम लोग अंडोत्सर्ग को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली मैंने आपको क्या क्या बताया, यहाँ पे इस फिगर में फिर से हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इसमें फिगर में आपको पूरा प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। आप इस फिगर में ध्यान दीजिए कि ये मेल के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ये फिगर इधर का पूरा हिस्सा जो है ये मेल के केस के लिए है और इधर का ये जो पूरा हिस्सा है ये फीमेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे आप सबसे पहले मेल में देख लीजिए तो जनरली एक कोशिका है, एक जनक सेल है, पेरेंट सेल है, जिसमें सबसे पहले तो माइटोसिस डिवीजन होगा। तो माइटोसिस डिवीजन हुआ तो ये दो कोशिकाएं बन गई। तो सबसे पहले दो कोशिकाएं बनी, फिर यही दो कोशिकाएं पुनः माइटोसिस करेंगी और फिर से यहाँ 2 से 4 कोशिकाएं बनी। अब ये क्या करेंगी कि एक तरह से ये स्पर्मेटोगोनिया पहले बना, तो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, इसमें मेयोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको 2 चित्र, ये नीला कलर जो दिख रहा है इसमें 2 दिखा है, तो एक को दर्शाया गया है। तो जैसे एक को दर्शाया गया ऐसे दूसरे के लिए भी यही सेम फिगर होगा, तो दूसरे के लिए भी सेम वही बात लागू होगी। तो यहाँ पे एक ही से आप पूरे को समझ लेंगे, तो यही सेम प्रक्रिया इसके लिए भी होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये वाला जो स्पर्मेटोगोनिया होगा, यहाँ पे बेसिकली जो स्पर्मेटोगोनिया होगा अभी ये मेयोसिस करना स्टार्ट करेगा। तो जब ये मेयोसिस करेगा तो 1 से 2 सेल बनाएगा मेयोसिस फर्स्ट में, फिर ये मेयोसिस सेकेंड करेगा तो इस तरह से 2 से 4 कोशिकाएं बनाएगा। तो इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अभी ये स्पर्म जो होंगे यहाँ पे जो इस शुक्राणुओं में जो गुणसूत्रों का नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इस तरह से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है।
तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं शुक्राणु जनन होता है। सबसे पहले इसमें सूत्री विभाजन होगा, फिर इसमें प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनेंगी और फिर बाद में क्या होगा, इसके अंदर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद शुक्राणु प्रपुष शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं बनेंगी, फिर इनमें भी विभेदन होगा, इनमें भी विभाजन होगा और लास्ट में क्या करेगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो बेसिकली यहाँ पे शुक्राणु बन चुके हैं, ये शुक्राणु बन चुके हैं, लेकिन फिर से इनमें विभाजन होता रहता है, फिर से इनमें विभाजन होता है और अंततः ये मैच्योर होकर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हुए। अभी यहाँ पे दूसरे फिगर में हम देखेंगे फीमेल के केस में क्या है। तो इसमें जो सबसे पहले जो प्राइमरी oocyte सेल होती हैं उनमें क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा, फिर ये प्राथमिक अंडक बनेंगे, फिर उनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर समाप्त हो जाएगा और फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। प्यूबर्टी के टाइम तक ये सेकेंडरी फॉलिकल पूरी तरह से बना रहेगा। जब ये निषेचन की क्रिया करेगा उस टाइम पे ये अंडाणु के रूप में विकसित होगा। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि जो अंडाणु शुरू में काफ़ी अधिक मात्रा में प्राइमरी oocytes जो थे, बाद में जब ये सेकेंडरी oocytes में कन्वर्ट होते हैं तो इनकी संख्या कम हो जा रही है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसमें मियोसिस सेकेंड नहीं होता है। इसमें टोटल अगर मियोसिस डिवीजन अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे ही, तो इसमें जो oogonia होती है उसकी संख्या काफ़ी अधिक होती है और जो फीमेल जो 45 से 50 साल तक ही प्रेग्नेंट हो सकती है वो भी शायद मेल की तरह जीवन पर्यंत वो प्रेग्नेंट हो सकती थी, पर ऐसा नहीं है। फीमेल के अंदर क्या है कि जो oocyte सेल हैं उनमें जो मियोसिस सेकेंड वाली स्टेज नहीं कंप्लीट होती है सेकेंडरी oocyte में, उसी की वजह से जो फीमेल गैमीट होती है उनकी संख्या दिन ब दिन कम होने लगती है और हर एक मेच्योर साइकिल में एक सेकेंडरी oocyte यूज कर लिया जाता है। इस तरह से जब वो निषेचन करता है तब जाके उनमें मियोसिस डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट होता है, अदरवाइज वो सेल डिजेनरेट कर जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो प्रथम पिंडक और द्वितीयक पिंडक दर्शाया गया है एक तरह से इनकम्प्लीट डिवीजन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये प्रक्रिया थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे गर्भ जीवन है, फिर जन्म और बाल्यावस्था और प्यूबर्टी वाली स्टेज है, फिर ये प्रौढ़ावस्था आयु वाली स्टेज है, इस तरह से। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर कैसे चलती है, किस तरह से ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, फिर प्रेगनेंसी कैसे होती है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, परेशानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और धन्यवाद।